अपने महापुरुषों का सेक्रीफाइस मुझे ये दिखाता है। एक शब्द है जो एंटोनियो ग्राम्सी इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि हमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। आप तो प्रोफेसर हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं आते हैं खुलकर? मैं देखिए 2 बातें कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में सरकारें, पूरे अब तक की सारी सरकारों ने 2 तरह की कॉन्स्पिरेसी पैदा किया है। पहली कॉन्स्पिरेसी है कि वो आपको शादी कराते हैं। अगर आप इन जनरल पूरी दुनिया की एलिट हिस्ट्री देखें, पूरी दुनिया की एलिट हिस्ट्री देखें कि अपर कास्ट के जो बड़े लोग हैं, क्या कभी उनको मैरिज की कोई टेंशन हुआ? उनके लिए क्या मैरिज प्रायोरिटी है, या उनके लिए क्या नौकरी प्रायोरिटी है? उनके लिए नौकरी प्रायोरिटी भी नहीं है, मैरिज भी प्रायोरिटी। उनके लिए प्रायोरिटी है सरकार चलाना, सरकार में कैसे बने रहना। तो बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। मेरे साथ ऐसे ही प्रोफेसर विक्रम हरिजन हैं, जो लगातार नौकरी में रहते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं, प्रोफेसर हैं, और अपनी जान की कीमत, अपना करियर की कीमत दांव पर लगाकर लगातार सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और किनके? जो शोषित वंचित समाज के हैं। आज उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और ऐसे वक्त में जब चारों तरफ चुप्पी है फिर भी आप जातिवाद से कैसे लड़ते हैं। अभी आप सीबीएसई का मामला देख रहे हैं, आप अभी नीट लीक का मामला देख रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में शोषित वंचित समाजों के बच्चों के साथ इंटरव्यू में या मार्किंग में भेदभाव होता है। बस विडंबना ही है कि बहुजन समाज के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है। नेशनल दस्तक को जब भी मौका मिलता है हम डॉक्टर विक्रम से रूबरू होते हैं। डॉक्टर साहब, फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू। और ऐसे वक्त में जब चारों तरफ चुप्पी है, तो वो कौन सी ताकत है जो आपको हिम्मत देता है कि नहीं, हम बाबा साहब के वजह से सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो पे बैक टू सोसाइटी करें और संवैधानिक अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करें? ठीक है, आपने अपने शब्दों में ही कहा कि शशि थरूर की एक किताब पढ़ रहा था, बाबा साहब की जीवनी। बाबा साहब की जीवनी में उन्होंने बताया है कि कितना अथक परिश्रम बाबा साहब ने किया, और जो सेक्रीफाइस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। जैसे उस किताब के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि अगर मुझे अपनी पुस्तक और पत्नी में चुनने को कहा जाएगा तो मैं अपनी पुस्तक को चुनूँगा, न कि अपनी पत्नी को चुनूँगा। ये उस किताब का मुख्य बिंदु था। इस शब्द ने, मतलब रिसेंटली जो मैंने पढ़ा, इस शब्द ने मुझे बहुत प्रेरणा दिया कि व्यक्तियों को किताब के माध्यम से अपनी लाइफ को बदलना चाहिए। किताब का माध्यम का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रेरणादायी पुस्तकें जिसने ज़िंदगी बदल दी, जैसे ज्योतिराव फुले की किताब स्लेवरी और उनका त्याग ने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। जैसे कबीरदास का त्याग, जैसे रविदास जी का त्याग, या गौतम बुद्ध जी का त्याग, इन सभी त्यागों ने हमें ये सिखाया है कि अपने समाज के प्रति लड़ना चाहिए। ऑफकोर्स डॉक्टर बी अम्बेडकर का त्याग बहुत बड़ा है, साहब कांशीराम का त्याग, रिसेंटली हमारे कई लोगों का समाज के प्रति कार्य करते हुए जान देना, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा का त्याग, पेरियार लाल यादव का त्याग, इन सभी त्यागों ने मुझे प्रेरणा दिया है कि आपको समाज के लिए लड़ना चाहिए। और शायद यही देख करके मैं लगातार आंदोलनरत हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी से। लेकिन बाबा साहब के बनने में माता रमाबाई का बड़ा योगदान है। ठीक है, बाबा साहब के बनने में माता रमाबाई का योगदान है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बाबा साहब ने जो किताबों से प्रेरणा लिया, ऑक्सफोर्ड में जब उधर कैम्ब्रिज गए, कैलिफोर्निया गए, उन्होंने सब कुछ तो उस दौरान उन्होंने भी तो सेक्रीफाइस दिखाया ना। बाबा साहब से कभी उन्होंने राह में रोड़ा नहीं बने, उनको हौसला दिया, जब जरूरत पड़ी पैसे भेजने की कोशिश की। ठीक है, मेरे लिए मेरी माँ ही रमाबाई हैं। मैं अपनी माता पिता के प्रेरणा से यह बात सीखा। ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में जब बहुत सारे लोग बाबा साहब और संवैधानिक अधिकार की वजह से बहुत सारे शोषित वंचित समाज के लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, पहले कहते हैं सिस्टम में आएंगे, आ जाते हैं, फिर सिस्टम में रहते हैं तो कहते हैं कि यार सिस्टम में रह के नहीं लड़ सकते हैं, नौकरी की चिंता, परिवार, आपको
आपको ये सब कभी एंजाइटी नहीं होती, ये डर नहीं लगता, ये चिंता नहीं होती? मैंने कहा ना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सेक्रीफाइस या अपने महापुरुषों का सेक्रीफाइस मुझे ये दिखाता है। एक शब्द है जो एंटोनियो ग्राम्सी इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि हमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल चाहिए। तो हमारे समाज के सभी महापुरुष ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल तबाह कर दिया। केवल इतना ही नहीं, मैं केवल भारत के संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को भी कंसिडर करता हूँ कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे मोंटेस्क्यू हैं, दिदरो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, आपके थॉमस पेन हैं। इन सभी का लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, रशियन लिटरेचर के जो इंटेलेक्चुअल उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, या पूरे विश्व में सही मायने में 90 सेंचुरीज़ में या कहे 40 सेंचुरीज़ के बाद जब रेनेसा का युग शुरू हुआ तब पूरी दुनिया बदली। इस रेनेसा को और यहाँ तक लाने में लाखों हजारों ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ने जान दी। जैसे ब्रूनो को सर जिंदा जला दिया गया, रोम की सड़कों पे जिंदा जला दिया गया। इसी रोम जिसे अभी मेरे हाथ में ये किताब है सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, इनकी किताब देखिए, अर्नोल्ड जे टैनवी की किताब है सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ हिस्ट्री से संदर्भ रखते हैं। इसी ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया में इतना बड़ा इतिहास बताया जाता है। यहीं पे ब्रूनो को जिंदा जला दिया। क्यों जिंदा जला दिया गया? क्योंकि ब्रूनो ने चर्च से सवाल किया था, चर्च से, यानी उस समय के धर्म से सवाल किया। तो आप यूनिवर्सिटी में हैं, मैंने सुना है बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं आपके खिलाफ, FIR तक करा दी जाती है, आपकी नौकरी भी पर भी तलवार लटकती रहती है। क्या समाज से कुछ मदद मिलती है और किस तरह की समस्याएं के खिलाफ आप लड़ रहे हैं? किस तरह की समस्याएं? सही बात बताऊं तो समाज से जितनी उम्मीद करता था या जितने हमारे महापुरुषों ने किया, उस तरह से किसी को समाज ने सहयोग नहीं किया। शायद इसी वजह से हमारे महापुरुषों ने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया कि अपने सैलरी का कुछ इनकम दिया जाए, और न केवल पैसे के मामले में बल्कि समाज की मदद के मामले में। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी सही मायने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। यदि कारगर साबित हुआ होता तो आज जब हमारे समाज पे चारों तरफ से हमला हो रहा, हम इतने गुलाम नहीं होते, हम मानसिक रूप से इतने गुलाम नहीं थे। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर, या यूँ कहें कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स इतने गुलाम नहीं होते। यह दिखाता है कि हम कितने मानसिक गुलाम हैं। बहुत ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि वो होना ही चाहिए। हम सबको, जितने भी हमारे दोस्त हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये जो यहाँ तक जो आंदोलन आया हुआ है, लाखों हजारों करोड़ों लोगों के खून पसीने से आया। अभी क्या समस्याएं, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं इलाहाबाद में, अभी किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है हायर एजुकेशन में, इस पर थोड़ा देखिए। जब मैंने आपसे लगातार बातें किया है कि यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जाति के आधार पे प्रमोशन सब कुछ तय किया जाता है। जाति एक मेन फैक्टर है, ये लगातार में कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता है। हाल ही अच्छा, मान लीजिए आप शेड्यूल कास्ट OBC या आप अल्पसंख्यक हैं और आप सरकार की भाषा बोल रहे हैं या जो शोषक हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वहाँ चांसेज है कि आप सफल हो जाएंगे या वहाँ भी षड्यंत्र के शिकार होंगे? देखिए, वहाँ भी षड्यंत्र का शिकार होते हैं। आप सरकार के साथ मिलने के बावजूद भी आप सरकार ने जो जातिवादी सोच के लोग हैं, अगर उनसे मैनेज करके चले तो क्या बच जाएंगे आप? नहीं, तब भी नहीं बचेंगे। लेकिन ये जाति नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग इस समय जो सरकार है उसके साथ मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी सरकार है, जो हालात हैं और जो रूलिंग का है लोग हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। बस उनका व्यक्तिगत कुछ प्रमोशन हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है। उस व्यक्तिगत प्रमोशन में भी बहुत उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता, बहुत लड़ाई करना पड़ता। हम तो देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर लोग वीकर सेक्शन के लोग नहीं हैं, होंगे भी नहीं ना। वो तो आपका देखिए, उनके पास तो वोट ही नहीं है, उनके पास तो 3%, और हमारे बाबा साहब के शब्दों में, चाहे कांसीराम साहब के शब्दों में 15% वोट है। तो बाकी वोट कहाँ से आया?
जाहिर है कि बहुजन समाज के लोग, चाहे SC ST OBC समाज दे रहा है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, ये आपका आसाम में चुनाव हुआ, तो वोट जाता कहाँ है? ये हमारा समाज ही देता है। तो इसका मतलब है कि हमारा समाज, जो पे बैक टू सोसाइटी कहा गया है, या साहब कांसीराम कहते थे कि यदि आप अपने समाज को नहीं तैयार करेंगे तो दूसरे आकर आपके समाज को तैयार कर लेंगे। तो हमारे समाज को उन लोगों ने तैयार कर लिया अपने पक्ष में। उन लोगों ने हमें हिंदू बना करके, या हमें जाति का ये झांसा दे करके, या पैसे का लालच दे करके, क्योंकि हमारा समाज कास्ट का समझौता करने वाला नेता खड़ा कर हाँ, नेता खड़ा कर दिया है, जो समझौतावादी हो, समझौतावादी, सामाजिक हितों की रक्षा ना करता हो। नहीं, तभी तो देखिए इसके कई रूप हैं। कोई चमचा कहता है, कोई कंप्रोमाइज कहता है। नहीं, मैं उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हाँ, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समाज हमारा जो है वो जानता है कि यदि हम सरकार के साथ नहीं मिलेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। यह डर जो एक डर है, हाँ, ये बहुत बड़ा डर है। और इस डर की वजह से पूरा का पूरा समाज उनके साथ, अब देखिए कहीं बुलडोजर चल रहा है, थोड़ी सी बातों पे घर गिराए जा रहे हैं। तो देखिए मैं ये मानता हूँ, आप तो प्रोफेसर हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं आते हैं खुलकर? मैं देखिए दो बातें कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में सरकारें, पूरे अब तक की सारी सरकारों ने दो तरह की कॉन्स्पिरेसी पैदा किया है। पहली कॉन्स्पिरेसी है कि वो आपको शादी कराते हैं, मैरिज एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें आपको जाना ही जाना। दूसरी उन्होंने नौकरी का सिस्टम। ये अगर दोनों में, ये मैं मानता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी है। मैरिज आपका हो गया तो जाहिर है कि आपके पास बच्चे होंगे और एक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो प्रायोरिटी में आ जाता है, समाज की जिम्मेदारी प्रायोरिटी में नहीं आता। दूसरी, आप जब नौकरी में आ जाते हैं तो आप नौकरी, चूँकि जीविका एक प्रमुख रीजन है, जीने का साधन है, तो अब जीविका बचाने के लिए आपको डर हो जाता है। अगर आप इन जनरल पूरी दुनिया की एलिट हिस्ट्री देखें, पूरी दुनिया की एलिट हिस्ट्री देखें, तो जो एलिट लोग हैं ना, उनके मैरिज की कोई चिंता नहीं है। आप उठा कर देखिए, पूरा भारत का फिल्मी दुनिया, भारत का क्रिकेट जगत, क्या कभी जो मैं अगर नाम लूँ तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एलिट, चलिए हम उसमें उतना नहीं जाते हैं एलिटिज्म में। मैं ये कह रहा हूँ आप चुनाव में क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं? मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ कि अपर कास्ट की जो बड़े लोग हैं, क्या कभी उनको मैरिज की कोई टेंशन हुआ? उनके लिए क्या मैरिज प्रायोरिटी है, या उनके लिए क्या नौकरी प्रायोरिटी है? उनके लिए नौकरी प्रायोरिटी भी नहीं है, मैरिज भी प्रायोरिटी। उनके लिए प्रायोरिटी है सरकार चलाना, सरकार में कैसे बने रहना। तो आप क्यों पॉलिटिकल इंटरफेयर क्यों नहीं कर मैं आपके पास तो ये सलाहियत भी है कि आप बिना नौकरी छोड़े भी चुनाव पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। मुझे भविष्य में इस तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं लगातार करूँगा। देखिए, राजनीति करने के दो तरीके, एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको पता है कि मनी माफिया का सहारा चाहिए। जब प्रोफेसर होने के नाते मेरे पास ना तो मनी है ना तो माफिया है, तो ये एक तो दिक्कत है। दूसरा जो बड़ी समस्या है कि आपके पीछे लोग चाहिए, और लोग हैं मेरे पीछे, लेकिन उन लोगों को भी चलने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं है। और तीसरा, अगर कोई हमें कहीं से भी एक बिना पैसे का या इस तरह कोई ऑफ़र आता है तो निश्चित रूप में सोचूंगा और जाऊंगा। अभी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं, प्रवक्ता के तौर पे या प्राथमिक मेंबर? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। और जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं या उनके अलग अलग, अगर बीजेपी में मौका मिले तो जाएंगे? नहीं, बीजेपी में मौका मिले तो नहीं जाएंगे। क्यों? बीजेपी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। नहीं, अनटचेबल की बात नहीं है। मुझे मौका मिला था बीजेपी से एक बार, और लेकिन उन्होंने ये हमसे शर्त रखी थी कि आपको जय श्री राम बोलना होगा, आपको भगवा पहन करके माथे पे टीका लगा के चलना होगा। तो कल्चरल आप नहीं जुड़ पाते हैं? नहीं जुड़ पाते, मतलब आइडियोलॉजिकल नहीं जुड़ पाते हैं बीजेपी से? नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि देखिए अब बाबा साहब की सिद्धांत पढ़ेंगे, द टोटली डिसएग्रीमेंट विद द आइडिया। आइडियोलॉजिकली आप बीजेपी से सहमत नहीं है? हाँ, ये बात है। मैं तो अगर बीजेपी चाहे तो मुझे शिक्षा मंत्री बनाए, तो शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो मैं तो राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, ऐसे 600 क्षत्रिय और बस बहेलिया तो सिलेबस से हटा दूंगा
और मुझे की घटना है कि किसी सरकार ने अभी तक नहीं हटाया। जो बहुजन समाज की पार्टी सरकारें रही, वो भी सिलेबस पे काम कोई नहीं, किया। जो सरकारें, जिनकी सरकार है वो अपने कल्चरल प्रायोरिटी को आगे रखती हैं। नहीं तो जो बहुजन समाज की बहुत सरकारें रही हैं, बहुत से हैं, कांग्रेस में भी बहुत से सरकारें, क्यों नहीं ये जो नैरेटिव अब तक गढ़ा गया। देखिए, दो प्रकार से हिस्ट्री को समझना चाहिए। सारी चीज़ों में हिस्ट्री बहुत इन्वॉल्व है। हम आज अगर कमज़ोर हैं, उसके पीछे हिस्ट्री है। अगर हम आज मजबूत हैं, उसके पीछे हिस्ट्री है। हम आज, हमारा समाज डरा हुआ, उसके पीछे भी हिस्ट्री है। हम सत्ता में नहीं जा पा रहे हैं, उसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो जब तक हिस्ट्री का आपको मजबूती से नहीं लाएंगे, और हिस्ट्री मजबूत कैसे होगा, जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे। सत्ता में जाकर पूरा का पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम दो तरह से आपको बदलना है। एक तो पाठ्यक्रम बदलना है, और दूसरा पेडागॉजिकल तरीके बदलने हैं। पेडागॉजिकल पाठ्यक्रम में मैंने बताया कि सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जब तक हिस्ट्री आपके बच्चों को सेंस नहीं होगा। जैसे एक ब्राह्मण है और दूसरे बहुजन समाज के लोग हैं, तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इतना लबालब है हिस्ट्री से, उसको लगता है कि सब कुछ उसने किया है, सब कुछ उसने किया है, इसलिए एक व्यक्ति 100 पे भारी पड़ जाता है। और आपका व्यक्ति शरीर से मजबूत होने के बाद जब उसको बता दिया जाता है कि अरे तुम तो यादव हो, तुम तो पटेल हो, तुम तो चमार हो, तुम तो कोई, तो वहीं तुरंत धड़ाम से उसका पूरी हिस्ट्री गिर जाती है। चलिए, उस पर विस्तार से भी फिर हम लोग की बातचीत होगी, लेकिन अभी अगर जातिवाद तो एक समस्या रही है। अभी मैं एक आखिरी सवाल के साथ जाना चाहता हूँ, छोड़ के इस बातचीत को ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री, जो अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, उनको क्या करने की ज़रूरत है? मैं देखिए, जो इंटेलेक्चुअल है, मैं इस मामले में रशियन जो लिटरेचर है वो, और प्लस फ्रेंच लिटरेचर, मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के जो हिस्टोरियंस हैं या हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, एक तो रशियन लिटरेचर की तरह हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि एक बहुजन क्रांति हो सके, और फ्रेंच हिस्ट्री की तरह पढ़ें, ताकि इस देश में वोल्टेयर, रूसो, दिदरो पैदा किया जा सके। और कुछ नहीं कर सकें, अगर आपको फ्रेंच नहीं जा सकते और रूस नहीं जा सकते, लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, तो आप बाबा साहब की राइटिंग को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब की राइटिंग निश्चित तौर पे पाथ ब्रेकिंग राइटिंग है, पूरी की पूरी राइटिंग। मैं तो आश्चर्यजनक घटना है कि देखिए, मेरे पास, मैंने सारा वॉल्यूम खरीद रखा है। इतना ही नहीं, बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है, उसको भी मैंने खरीद रखा है। और केवल बाबा साहब को ही आप पढ़ लें, तब भी आप इस देश में एक नया क्रांति का आगाज कर सकते हैं। तो प्रोफेसर विक्रम एक बाबा साहब के विचारों से लैस प्रोफेसर हैं, और लगातार शोषित वंचित समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग और प्रयत्नशील। ऐसे वक्त में जब लोग नौकरी करते हुए हिचकिचाते हैं, इन्होंने हमेशा अपनी जान और नौकरी की कीमत पर, दाव पर लगाकर सामाजिक मुद्दों पर कभी कोई समझौता नहीं किया। चाहे यूजीसी का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, इन तमाम संवैधानिक मुद्दों पर अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई सबसे मजबूत आवाज़ है तो वो प्रोफेसर विक्रम है। शुक्रिया सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।